नमस्कार प्यारे बच्चों। अर्थशास्त्र की कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में आपने आंकड़ों के संगठन की आवश्यकता, अपरिष्कृत आंकड़े, वर्गीकरण का अर्थ, उद्देश्य तथा मुख्य विशेषताएं, आंकड़ों के वर्गीकरण की 4 विधियां, कालानुक्रमिक वर्गीकरण, स्थानिक वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण तथा मात्रात्मक वर्गीकरण के विषय में जाना। आज की कक्षा में हम बारंबारता वितरण, बारंबारता सारणी तथा उससे जुड़ी हुई अवधारणाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए अब हम जानते हैं संग्रहित आंकड़ों को वर्गीकृत किस प्रकार किया जाता है। अपरिष्कृत आंकड़ों का वर्गीकरण श्रृंखलाओं के रूप में किया जाता है। श्रृंखलाओं से अभिप्राय उन आंकड़ों से है जिन्हें किसी क्रम या विशेषता के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में विशेष क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना श्रृंखला कहलाता है। हॉरेस सेक्रिस्ट के अनुसार सांख्यिकी में श्रृंखला उन आंकड़ों या आंकड़ों के गुणों को कहते हैं जो किसी तर्कपूर्ण क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं। श्रृंखला का चयन आंकड़ों की प्रकृति तथा उनके अनुमानित मूल्यों के आकार को ध्यान में रखकर किया जाता है। सांख्यिकीय श्रृंखलाएं कितने प्रकार की होती हैं? सांख्यिकीय श्रृंखला 2 प्रकार की होती है। पहली व्यक्तिगत श्रृंखला तथा दूसरी बारंबारता श्रृंखला। आइए इनके विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। व्यक्तिगत श्रृंखला में एक चर के प्रत्येक प्रेषण को अलग अलग लिखा जाता है। इसमें चरों को क्रम अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। इस श्रृंखला में अपरिष्कृत आंकड़े संक्षिप्त नहीं होते, किंतु एक निश्चित क्रम में होने के कारण इनका प्रयोग सरल हो जाता है। इस प्रकार की श्रृंखला का प्रयोग केवल तब किया जाता है जब अनुसंधान का क्षेत्र छोटा हो। उदाहरण के लिए एक कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा अर्थशास्त्र में प्राप्त अंकों को घटते या बढ़ते क्रम में लिखना व्यक्तिगत श्रृंखला है। किसी परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा अर्थशास्त्र में प्राप्त अंक दिखाए गए हैं। इस सारणी में हम सरलता से कुछ अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी तरह की श्रृंखला होती है बारंबारता श्रृंखला। बारंबारता श्रृंखला में किसी चर की प्रत्येक मद या वर्गों की बारंबारता ज्ञात करके आंकड़ों को सरल तथा संक्षिप्त बनाया जाता है। बारंबारता श्रृंखला 2 प्रकार की होती है। पहली बारंबारता सरणी तथा दूसरी बारंबारता वितरण। विविक्त श्रृंखला या बारंबारता सरणी क्या होती है? विविक्त चर के लिए आंकड़ों का वर्गीकरण बारंबारता सरणी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विविक्त चर पूर्णांक मानों को व्यक्त करता है, न कि 2 पूर्णांकों के बीच के किसी भिन्न मान को। हम ऐसी बारंबारता रखते हैं जो कि अपने पूर्णांक मानों से संगत हो। बारंबारता सरणी की रचना करने के लिए मदों के मूल्य को क्रमबद्ध कर लिया जाता है। इसके पश्चात मदों के सामने मदों की बारंबारता को मिलान चिन्हों के रूप में अंकित किया जाता है, जिससे बारंबारता की गणना की जाती है। उदाहरण के लिए परिवार के सदस्यों की संख्या को बारंबारता सरणी द्वारा दर्शाया जा सकता है। बारंबारता वितरण कैसे तैयार करते हैं? आंकड़ों के वर्गीकरण के लिए सबसे ज्यादा बारंबारता वितरण का प्रयोग किया जाता है। बारंबारता वितरण का प्रयोग खंडित चर तथा अखंडित चर दोनों प्रकार के आंकड़ों के लिए किया जा सकता है। बारंबारता वितरण अपरिष्कृत आंकड़ों को मात्रात्मक रूप में वर्गीकृत करने का सामान्य तरीका है। इसमें किसी चर के भिन्न मान विभिन्न वर्गों में उनके अनुरूप वर्ग की बारंबारता के रूप में वितरित किए जाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो बारंबारता वितरण में अपरिष्कृत आंकड़ों के आधार पर चरों को विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है तथा मिलान चिन्हों की सहायता से प्रत्येक वर्ग की बारंबारता को ज्ञात किया जाता है। इस विषय को जानने से पहले आइए हम कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझते हैं जो इसके निर्माण तथा अध्ययन के दौरान प्रयोग होंगे। सबसे पहले वर्ग सीमाएं। प्रत्येक वर्ग या वर्गांतर की 2 सीमाएं होती हैं। पहली निम्न वर्ग सीमा, दूसरी उच्च वर्ग सीमा। किसी वर्ग में न्यूनतम संभव माप को निम्न वर्ग सीमा के नाम से जाना जाता है, जबकि अधिकतम संभव माप को उच्च वर्ग सीमा के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए वर्ग 10 से 20 की वर्ग सीमाएं 10 तथा 20 हैं। इस वर्ग को
कि निम्न वर्ग सीमा 10 है जबकि उच्च वर्ग सीमा 20 है। प्रत्येक वर्गांतर की वर्ग सीमाएं भी अलग अलग होती है। दूसरा, वर्गांतर का मध्यांतर या वर्ग विस्तार। एक वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा के बीच के अंतर को वर्गांतर या वर्ग विस्तार कहा जाता है। उदाहरण के लिए वर्ग 10 से 20 का वर्ग विस्तार 20 घटा 10 बराबर 10 है। यह आवश्यक नहीं कि एक चर के सभी वर्गों का विस्तार समान हो। विभिन्न वर्गों के लिए असमान वर्ग विस्तार वाला बारंबारता वितरण भी हो सकता है। तीसरा, वर्गांतर का मध्य बिंदु या मध्य मूल्य। किसी वर्ग की निम्न वर्ग सीमा तथा ऊपरी वर्ग सीमा के बीच आधी दूरी पर आने वाला मध्य मूल्य को उस वर्ग का मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह कहते हैं। इसे वर्गांतर की निम्न वर्ग सीमा तथा ऊपरी वर्ग सीमा के योग को 2 से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। वर्गांतर के मध्य मूल्य को वर्गांतर का औसत भी कहा जाता है। सूत्र के रूप में इसे इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है: वर्गांतर का मध्य मूल्य बराबर वर्गांतर की निम्न वर्ग सीमा जमा वर्गांतर की ऊपरी वर्ग सीमा भाग 2। एक वर्ग का वर्ग चिन्ह या वर्ग मध्य बिंदु एक वर्ग के प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक बार जब आंकड़ों को वर्गों में समूहित कर दिया जाता है तब आगे की सांख्यिकी गणनाओं में व्यक्तिगत मान का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उस वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर वर्ग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वर्गांतर संबंधी सभी सांख्यिकी गणनाएं मध्य मूल्य के आधार पर की जाती है। अगला है वर्ग बारंबारता। किसी वर्गांतर की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले प्रेषणों की संख्या को उस वर्ग की बारंबारता कहा जाता है। वर्ग की बारंबारता ज्ञात करने के लिए सामान्यतः मिलान चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वर्ग बारंबारताओं की गिनती वर्ग विशेष के सामने मिलान चिन्ह लगाकर की जाती है। मिलान चिन्ह उस वर्ग के सामने लगाया जाता है जिस वर्ग सीमा में वह प्रेषण शामिल होता है। उदाहरण के लिए यदि प्रेषण का मूल्य 17 है तो वह वर्ग 10 से 20 के सामने एक मिलान चिन्ह लगाया जाता है। मिलान चिन्हों की गणना को सरल करने के लिए 4 चिन्ह खड़े लगाए जाते हैं तथा 5वां चिन्ह सबको काटता हुआ तिरछा लगाया जाता है। मिलान चिन्हों की गणना 5 के समूह में की जाती है ताकि परिकलन में सुविधा रहे। एक वर्ग की बारंबारता उतनी ही होती है जितनी उस वर्ग की मिलान चिन्हों की संख्या। एक उदाहरण से देखते हैं। परिवार के आकार का बारंबारता वितरण। आप सोच रहे होंगे कि हमें बारंबारता वितरण में कितने वर्ग रखने चाहिए तथा प्रत्येक वर्ग का आकार क्या होना चाहिए। वर्ग सीमाओं का निर्धारण कैसे किया जाए, प्रत्येक वर्ग के लिए बारंबारता कैसे प्राप्त की जाए। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बारंबारता वितरण में वर्गों की संख्या का निर्धारण। किसी बारंबारता वितरण में वर्गों की संख्या निर्धारित करने से पहले हमें चरों के मान में होने वाले परिवर्तन के प्रसार को ज्ञात करना होगा। इसे चरों के उच्चतम तथा न्यूनतम मान के बीच के अंतर के द्वारा ज्ञात किया जाता है, जिसे परास कहते हैं। परास का मूल्य जितना बड़ा होता है, चरों का मान उतना ही व्यापक प्रसार होता है, और यदि परास लघु होता है तो चरों के मान में कम प्रसार है। पूर्व में चर्चा किए गए उदाहरण में छात्र द्वारा प्राप्त अंक का परास 40 है, क्योंकि न्यूनतम प्राप्त अंक 0 है तथा अधिकतम प्राप्त अंक 40 है। परास का मान ज्ञात करने के पश्चात वर्ग अंतराल को तय किया जाता है, जिससे वर्गों की संख्या निर्धारित की जाती है। ध्यान रहे, सभी वर्ग अंतरालों का योगफल ही परास है। ऐसी बारंबारता वितरण जिसमें सभी वर्ग अंतराल बराबर होते हैं, उसमें वर्गों की संख्या तथा किसी एक वर्ग के अंतराल को गुणा करके परास ज्ञात किया जा सकता है। यदि हम लघु वर्ग अंतराल रखते हैं तो वर्गों की संख्या अधिक होगी, जिससे बारंबारता वितरण बहुत बड़ा दिखता है तथा गणना करना कठिन हो जाता है। दूसरी ओर यदि वर्ग अंतराल को बहुत बड़ा रखते हैं तो वर्गों की संख्या
कम हो जाती है, जिससे व्यक्तिगत विविधताओं की हानि होती है। एक व्यवहारिक नियम के अनुसार वर्गों की संख्या 5 से 15 के बीच होनी चाहिए। बारंबारता वितरण में वर्ग के आकार का निर्धारण। परास ज्ञात करने के पश्चात जब एक बार हम वर्गों की संख्या तय कर लेते हैं, तब परास के मूल्य को वर्गों की संख्या से भाग करके वर्ग अंतराल ज्ञात किया जा सकता है। वर्गों की संख्या तथा वर्ग अंतराल, यह दोनों निर्णय एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि हम एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा कम हो जाता है। इन दोनों का गुणनफल परास होता है। ध्यान रहे, इस उदाहरण में हम समान वर्ग अंतराल वाले बारंबारता वितरण की चर्चा कर रहे हैं। आवश्यकता के अनुसार बारंबारता वितरण में असमान वर्ग अंतराल भी चुने जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में वर्गों की चौड़ाई असमान होगी। वर्ग अंतराल के चुनाव के लिए कुछ मार्गदर्शक नियम दिए गए हैं। जब वर्ग अंतराल नहीं दिए गए हैं तो उनकी संख्या और चौड़ाई का निश्चय करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, आंकड़ों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी मद का पता लगाइए, उनका अंतर निकालिए। यह आंकड़ों का सीमांतर प्रदान करता है, जिसे परास भी कहते हैं। दूसरा, मदों की संख्या की गिनती कीजिए तथा अनुसंधान के उद्देश्य के अनुसार या सुविधा अनुसार वर्गों की संख्या को निश्चित कीजिए। तीसरा, सीमांतर को वर्गों की संख्या से विभाजित कीजिए। जो भागफल प्राप्त होता है वह वर्ग अंतराल की चौड़ाई के विषय में निश्चय करने का आधार होगा। चौथा, सामान्यतः वर्ग अंतराल की चौड़ाई समान होनी चाहिए तथा वर्ग अंतर की सीमाएं एक पूर्णांक होनी चाहिए, जैसे 5 या 10 का गुणज। वर्गांतरों की दो संभव सीमाएं, पहली पूर्णांक जो कि भागफल से प्राप्त संख्या से एकदम कम है, निम्न सीमा होगी, तथा भागफल से एकदम अधिक पूर्णांक ऊपरी सीमा होगी। पांचवा, प्रथम वर्ग अंतराल की आरंभिक बिंदु एक पूर्णांक को लिया जाना चाहिए जो न्यूनतम मद से एकदम कम हो, या यदि आंकड़ों की न्यूनतम मद स्वयं एक पूर्णांक है तो उसके बराबर हो। छठा, इसके पश्चात निश्चित किए गए आरंभिक बिंदु को लेते हुए निश्चित किए गए वर्ग अंतराल को जोड़कर वर्गों की रचना कीजिए। बारंबारता वितरण की सीमाओं का निर्धारण चर की प्रकृति पर निर्भर करता है। संतत तथा विविक्त चरों को ध्यान में रखते हुए बारंबारता वितरण की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए दो विधियां अपनाई जाती हैं। पहली अपवर्जी विधि तथा दूसरी समावेशी विधि। आइए इनके विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। अपवर्जी विधि के द्वारा आंकड़ों का वर्गीकरण विभिन्न वर्गों में इस प्रकार किया जाता है कि एक वर्ग की उच्च वर्ग सीमा अगले वर्ग की निम्न वर्ग सीमा के बराबर होती है। इस विधि में आंकड़ों की संततता बनी रहती है, इसलिए इस विधि का प्रयोग संतत चरों के आंकड़ों के लिए अधिक किया जाता है। इस विधि में उच्च वर्ग सीमा को छोड़ देते हैं तथा एक वर्ग की निम्न सीमा को वर्ग अंतराल में शामिल कर लिया जाता है। वह प्रेषण जो वर्ग की उच्च सीमा के बराबर होता है उसे वर्ग अंतराल में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि उसे अगले वर्ग में शामिल कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि संख्या 20 आंकड़ों में मौजूद है तो उसे वर्ग 10 से 20 में शामिल नहीं किया जाएगा, किंतु उसे अगले वर्ग 20 से 30 में शामिल कर लिया जाएगा। बारंबारता वितरण में वर्ग गठन की एक अन्य विधि भी है, जिसे हम वर्गीकरण की समावेशी विधि कहते हैं। समावेशी विधि में एक वर्ग अंतराल की दोनों सीमाओं को शामिल किया जाता है। पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा से भिन्न होती है, इसलिए इसमें किसी को छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता है। अपवर्जी विधि के विपरीत इस विधि में प्रत्येक वर्ग की उच्च वर्ग सीमा को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए, समावेशी विधि में वर्ग अंतराल 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40 के प्रारूप में होते हैं। ऐसे में प्रेषण के मूल्य 20 को प्रथम वर्ग में शामिल किया जाता है, क्योंकि अगले वर्ग अंतराल में निम्न वर्ग सीमा 21 से शुरू होती है। वर्ग अंतराल में समायोजन। समावेशी विधि में दो वर्गों के बीच संततता का अभाव रहता है।
यदि कोई परीक्षण पहले वर्ग की उच्च वर्ग सीमा तथा अगले वर्ग की निम्न वर्ग सीमा के बीच में होता है, तब उसे किस वर्ग में शामिल किया जाए, इसका निर्णय करना संभव नहीं होता। हम एक वर्ग की उच्च वर्ग सीमा तथा अगले वर्ग की निम्न वर्ग सीमा में अंतर या असंतता पाते हैं। उदाहरण के लिए पहले वर्ग की सीमा 20 तथा दूसरे वर्ग की सीमा 21 के बीच हम 1 का अंतर पाते हैं। ऐसे में हम संतत चर के वर्गीकरण के लिए वर्ग अंतराल के बीच समायोजन करना पड़ता है, जिससे उन सभी मदों को वर्ग अंतराल में शामिल किया जा सके जो दो वर्गों के बीच अंतर के कारण छूट रही थी। यह वर्ग अंतराल का समायोजन इस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले द्वितीय वर्ग की निम्न वर्ग सीमा और प्रथम वर्ग की उच्च वर्ग सीमा के बीच अंतर पता करते हैं। उदाहरण के लिए द्वितीय वर्ग की निम्न वर्ग सीमा 21 तथा प्रथम वर्ग की उच्च वर्ग सीमा 20 के बीच अंतर 1 का है। इसे हमने इस प्रकार ज्ञात किया, 21 घटा 20 बराबर 1। प्राप्त किए गए अंतर को 2 से विभाजित किया जाता है। फिर सभी वर्गों की निम्न वर्ग सीमा से प्राप्त किए गए मान, जो यहां पर 0.5 है, उसे घटाया जाता है। सभी वर्गों की उच्च वर्ग सीमा में प्राप्त किए गए मान 0.5 को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार समायोजन के पश्चात हमें जो वर्ग अंतराल प्राप्त होते हैं वह अपवर्जी श्रृंखला के रूप में होते हैं। इससे बारंबारता वितरण के आंकड़ों की संतता बनी रहती है। अपवर्जी तथा समावेशी श्रृंखलाओं के बीच में क्या अंतर है? अपवर्जी श्रृंखला में एक वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा दूसरे वर्ग की निचली वर्ग सीमा होती है, परंतु समावेशी श्रृंखला में एक वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा तथा दूसरे वर्ग की निचली वर्ग सीमा में सामान्यतः 1 का अंतर होता है। दूसरा अंतर यह है कि किसी वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा के मूल्य को वर्ग में शामिल नहीं किया जाता, जबकि अगले वर्ग की निचली वर्ग सीमा में शामिल कर लिया जाता है। इसके विपरीत समावेशी श्रृंखला में किसी वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा के मूल्य को उसी वर्ग में शामिल किया जाता है। तीसरा अंतर यह है कि अपवर्जी श्रृंखला सभी स्थितियों में, चाहे विविक्त चर हो या संतत चर हो, उपयुक्त रहती है, जबकि समावेशी श्रृंखला संतत चर के लिए उपयुक्त नहीं रहती। इसमें दो वर्गों के बीच अंतर होने के कारण संतता का अभाव बना रहता है। चौथा, अपवर्जी श्रृंखला से सभी स्थितियों की गणना की जा सकती है, जबकि कई परिस्थितियों में गणना कार्य को सरल बनाने के लिए आंकड़ों को आयतचित्र द्वारा प्रस्तुत करने के लिए समावेशी श्रृंखला को अपवर्जी श्रृंखला में बदलना आवश्यक होता है। इस चर्चा से हम ज्ञात होता है सांख्यिकी गणना या प्रयोग की दृष्टि से अपवर्जी श्रृंखला अधिक उपयोगी होती है। हालांकि समावेशी श्रृंखला का भी अपना एक अलग महत्व है। इन दो प्रकार की प्रमुख बारंबारता वितरण के अलावा भी बारंबारता वितरण की 3 रूप देखने को मिलते हैं। इन पर भी संक्षिप्त चर्चा करते हैं। पहली, खुले सिरे वाली बारंबारता वितरण। एक ऐसा बारंबारता वितरण जिसमें एक या दो वर्गों की वर्ग सीमा नहीं होती है। यह संभव है कि प्रथम वर्ग की निम्न वर्ग सीमा तथा अंतिम वर्ग की उच्च वर्ग सीमा ना दी गई हो। इस प्रकार के बारंबारता वितरण को खुले सिरे वाली बारंबारता वितरण कहा जाता है। ऐसा बारंबारता वितरण उन आंकड़ों में प्रयोग किया जाता है जिनमें चरम सीमाओं का मूल्य बहुत अधिक होता है तथा बारंबारता बहुत कम। उदाहरण के लिए किसी कॉलोनी से परिवार के आय के आंकड़े संग्रहित किए गए और पाया गया कि एक परिवार की आय बहुत अधिक है, जिससे परास का मूल्य बहुत बढ़ गया। ऐसी स्थिति में अंतिम वर्ग की उच्च वर्ग सीमा को छोड़ा जा सकता है तथा उस परिवार की आय को छोड़कर वर्ग अंतरालों का निर्माण किया जा सकता है। दिए गए उदाहरण में खुले वर्ग सीमा वाली बारंबारता वितरण दिखाई गई है। इस उदाहरण में प्रथम वर्ग अंतराल में निचली वर्ग सीमा के स्थान पर 10,000 से कम तथा अंतिम वर्ग अंतराल में ऊपरी वर्ग सीमा के स्थान पर 50,000 से अधिक का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार हम अंतिम वर्ग अंतराल में 50,000 से अधिक के किसी भी आय स्तर को शामिल कर सकते हैं। दूसरा,
संचयी बारंबारता वितरण। संचयी बारंबारता वितरण विभिन्न वर्गों के लिए उनकी वास्तविक बारंबारता को नहीं दिखाता, बल्कि उनकी संचयी बारंबारता को दिखाता है। प्रथम वर्ग की संचयी बारंबारता वही होती है जो उसकी वास्तविक बारंबारता होती है। दूसरे वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता प्रथम वर्ग अंतराल की बारंबारता तथा दूसरे वर्ग अंतराल की बारंबारता का योग करके प्राप्त की जाती है। इस प्रकार अन्य विभिन्न वर्ग अंतरालों की संचयी बारंबारताओं का निश्चय भी किया जा सकता है। संचयी बारंबारता से अभिप्राय सभी वर्गों की बारंबारताओं के जोड़ से है। नीचे एक उदाहरण दिया गया है जिसमें संचयी बारंबारता दिखाई गई है। तीसरा, मध्य मूल्य बारंबारता वितरण। मध्य मूल्य बारंबारता वितरण श्रृंखला वह होती है जिसमें वर्ग अंतराल के स्थान पर केवल मध्य मूल्य तथा उनकी बारंबारता दी गई होती है। इस प्रकार की बारंबारता वितरण को समायोजन करके वर्ग अंतराल वाली बारंबारता वितरण में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम मध्य मूल्यों के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं, फिर अंतरालों को दो भागों में बांट देते हैं। मध्य मूल्य से यह अंतर घटाने पर वर्ग की निम्न वर्ग सीमा प्राप्त होती है तथा मध्य मूल्य में यह अंतर जोड़ने पर वर्ग की ऊपरी सीमा प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रत्येक मध्य मूल्य का वर्गांतराल ज्ञात किया जा सकता है। एक उदाहरण की सहायता से इस प्रक्रिया को समझते हैं। दी गई सारणी में हमने मध्य मूल्य को वर्ग अंतराल में परिवर्तित किया है। एक और अन्य प्रकार का बारंबारता वितरण होता है जिसे हम असमान वर्गों में बारंबारता वितरण कहते हैं। सामान्यतः आंकड़ों को समान वर्गों अंतरालों में वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में असमान वर्ग अंतराल के साथ बारंबारता वितरण अधिक उपयुक्त होता है। कई बार आंकड़ों के वर्गीकरण के दौरान हम पाते हैं अधिकांश प्रेषण एक या दो वर्गों में केंद्रित हो जाते हैं तथा उनकी बारंबारता का मूल्य अन्य वर्गों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। इन वर्गों में प्रेषणों का सघन घनत्व इनका वर्ग चिन्ह से विचलन को बढ़ा देता है। ऐसे वर्गों का विभाजन करके असमान वर्ग अंतराल का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रेषणों में नए वर्ग चिन्ह से विचलन की मात्रा कम हो जाती है तथा निकाले गए निष्कर्ष समष्टि के अधिक समीप होते हैं। बारंबारता वितरण में सूचना की हानि। बारंबारता वितरण द्वारा आंकड़ों के वर्गीकरण में एक कमी पाई जाती है। बारंबारता वितरण में जब अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्ग अंतरालों के द्वारा संक्षिप्त तथा बोधगम्य बनाया जाता है, तब वह सभी विस्तृत व्यक्तिगत विवरण लोप हो जाते हैं जो आंकड़ों के संग्रहण के दौरान एकत्र किए गए थे। इस प्रकार अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकृत करने में व्यक्तिगत सूचना की जो क्षति होती है उसे सूचना की हानि कहा जाता है। यह हानि वास्तव में सांख्यिकी की विशेषता के कारण उत्पन्न होती है कि सांख्यिकी के परिणाम केवल औसत स्तर पर सत्य होते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर नहीं। आंकड़ों को वर्गीकरण द्वारा संक्षिप्त करने पर हमें जनसंख्या संबंधी पर्याप्त जानकारी मिल जाती है। एक बार जब आंकड़ों को वर्गों में समूहित कर दिया जाता है, तब व्यक्तिगत प्रेषण का आगे सांख्यिकीय परिकलन में कोई महत्व नहीं रहता। बारंबारता वितरण वर्ग अंतराल की बारंबारता को देखा जाता है, ना कि उसके वास्तविक मानों को। एक वर्ग में शामिल सभी मानों के औसत को उस वर्ग अंतराल के औसत के बराबर माना जाता है तथा सभी सांख्यिकी गणनाएं वर्ग अंतराल के मध्य मूल्य या वर्ग चिन्ह को आधार मानकर की जाती है, ना कि उस वर्ग के प्रेषणों के मान को। यह बात सभी वर्गों पर लागू की जाती है। इस प्रकार प्रेषण के वास्तविक मान के स्थान पर वर्ग चिन्ह का सांख्यिकी गणना में शामिल करने में व्यक्तिगत सूचनाओं की हानि हो जाती है। आइए अब हम द्विचर बारंबारता वितरण के बारे में जानते हैं। अभी तक हमने जिस बारंबारता वितरण की चर्चा की उसमें एक चर का वर्गीकरण किया गया था। इसे एक विचर वितरण कहा जाता है। कई बार अनुसंधान के उद्देश्य के अनुरूप हमें दो चरों के संबंध दर्शाने के लिए दो चरों का बारंबारता वितरण तैयार करना होता है, जिसे द्विचर बारंबारता वितरण कहते हैं। आइए एक उदाहरण द्वारा हम इसे समझते हैं। इसमें 20 कंपनियों की बिक्री एवं विज्ञापन व्यय के आंकड़े दिए गए हैं। इस द्विचर बारंबारता वितरण
में 20 कंपनियों के 2 चरों बिक्री तथा विज्ञापन व्यय की बारंबारता वितरण को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर बिक्री के मान को भिन्न स्तंभों में तथा विज्ञापन के मान को भिन्न पंक्तियों में दर्शाया गया है। आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने व्यक्तिगत श्रृंखला तथा बारंबारता श्रृंखला, बारंबारता सरणी तथा बारंबारता वितरण, वर्ग सीमा, वर्ग विस्तार, वर्ग चिन्ह, वर्ग बारंबारता, बारंबारता वितरण की सीमाओं का निर्धारण, अपवर्जी विधि तथा समावेशी विधि, वर्ग अंतराल में समायोजन, असमान वर्गों में बारंबारता वितरण, बारंबारता वितरण में सूचना की हानि, द्विचर बारंबारता वितरण के विषय में विस्तार से जाना। अध्याय आंकड़ों का संगठन इसी चर्चा के साथ समाप्त होता है। नमस्कार।